देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। इस शेर से मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं। दुनिया भर के ऊपर एक काले साये ने कोरोना बन करके एक खतरनाक डांस मैकेबर का दृश्य दिखाया, जिसे हम कोविड-19 कोरोना वायरस कहते हैं। 20 में रहा, 21 में रहा, 22 तक अपनी धूम मचा करके और बीच बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए दस्तक दे करके कोरोना तो चला गया। लेकिन लाशों का जो मंजर या लाशों के मंजर की जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो कोरोना की ही करतूत थी? उसके बाद जो हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि कातिल, वो कातिल कौन है? हम कुछ इस कदर से किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके थे 20, 21 और 22 में कि हमें लगता था कि जो कुछ भी कोरोना के इलाज के नाम पर हमारे सामने परोसा जाएगा हमारे लिए ठीक ही होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता था। मैं डे वन से कोरोना के आने से लेकर के उसके रहने तक, उसके चले जाने तक और उसके बहुत पहले से लेकर अभी तक इस विचार का हूं कि जो इलाज इसके नाम पर सरकारी तंत्रों के माध्यम से लोगों के ऊपर बलात् थोपा गया, वो एक नए लाशों के मंजर का, जिसे कह सकते हैं कि उसकी एक पृष्ठभूमि, उसकी एक भूमिका थी, उसकी एक दस्तक थी। उस दस्तक की आहटें हम आज तक सुन रहे हैं और वो इतना, जिसे कहते हैं कि इतना वो लाउड है और इतना वो साइलेंट है, एक ही साथ लाउडली साइलेंट है, यानी एक ऑक्सीमोरोन बन के रह गया है जहां कातिल गुम हो गया है। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। आप कहेंगे कि कोरोना को बीते हुए 6 वर्ष हो चुका, 5 या 4 वर्ष हो चुका, आज अचानक से याद करने या फिर इसको लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है? इस विषय पर मैं थोड़े विस्तार पे आऊँगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अचानक मुझे ये बात इसलिए याद, मैं भूलता नहीं हूं, लेकिन अचानक इसका संदर्भ आ गया। ये तो प्रासंगिक रहेगा आने वाले ना जाने कई दशकों तक, लेकिन संदर्भ पुराना होने के बाद भी आज इसकी प्रासंगिकता इसलिए हो गई। आज तारीख है 3 मई, कल की बात है। कल 2 मई को बाबा रामदेव जैसे सुबह सुबह रोज आस्था और अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आते हैं, कल भी आए और ठीक 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में वो तमाम तरह की बातें करते 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 एलोपैथी और फार्मा लॉबी या फिर कह सकते हैं कि वैक्सीन माफिया, वैक्सीन गिरोह के बारे में बात करते करते उन्होंने हमारे देश के नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। और ठीक एकदम मैं इसके साथ सहमत भी हूँ। उन्होंने कहा कि बचपन से ही बच्चों को ये वैक्सीन ठोक दो, वो वैक्सीन ठोक दो, वैक्सीन आफ्टर वैक्सीन आफ्टर वैक्सीन। और इसी क्रम में उन्होंने कोरोना वैक्सीन का भी नाम लिया और कहा कि मैंने नहीं लिया। और उन्होंने अपना आक्रोश कुछ इस रूप में प्रकट किया कि यदि वैक्सीन लेने की अनिवार्यता को उनके ऊपर बलात् ठोका जाता तो वो किसी कीमत पर नहीं लेते। और मैंने भी नहीं लिया, और जिन जिन लोगों को मैं अपनी बातें कन्वे कर सकता था उन लोगों को मैंने वैक्सीन लेने से रोका। इसके क्यों पे बाद में आऊँगा, क्योंकि वैक्सीन एक खतरनाक जहर है जो हमें तात्कालिक एक लाभ तो दिखाता है, लेकिन वो कितना खतरनाक है, इस विषय पर आने के पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा रामदेव ने क्या कहा। बाबा रामदेव ने कहा कि हमारे देश के नेतृत्व ने कोरोना के नाम पर करोड़ों लोगों को वैक्सीन दिया। कुछ तो कोरोना के कारण काल कलवित हो गए, कुछ लोग वैक्सीन लगने के कारण उसी समय हो गए, और अब लाखों करोड़ों लोग उस वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट या आफ्टर शॉक या आफ्टर ट्रेमर या आफ्टर मैथ में धीरे धीरे करके, जिसे कहते हैं स्लो डेथ को प्राप्त हो रहे हैं। और यही उसका एक नेचुरल आउटकम है किसी भी वैक्सीन का। आप कहेंगे अब आपको बताऊं कि आप कहेंगे भाई प्रमाण क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कल मैं दिन भर इस बात की प्रतीक्षा करता रहा। प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई लाइव प्रोग्राम होता है तो उसका जो वीडियो है वो बाद में भी उपलब्ध रहता है। और पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि बाबा रामदेव बात तो ये कह रहे हैं, लेकिन चूंकि मोदी को आड़े हाथों लेकर के मोदी को एक मास मर्डरर कह रहे थे, कि यहाँ तक कि उन्होंने कई बार इशारों में कह दिया कि मोदी ने स्वयं वैक्सीन लेने का एक अभिनय किया, वास्तव में लिया नहीं, क्योंकि वैक्सीन जहर है।
उसके इंग्रेडिएंट्स पे भी मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। मुख्य मुख्य जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत सारे हैं, लगभग उसमें सैकड़ों या मैं यूँ कहूँ कि हजारों इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि उसमें हजारों, और जिन वैज्ञानिकों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने कहा है। तो बाबा रामदेव ने कहा कि मैं तो उनका एग्जैक्ट वर्जन सुनाने के लिए मैं उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहता था उस प्रोग्राम को, लेकिन उस समय सुबह सुबह की बात थी, तो मैंने कहा चलो वो तो रहेगा ही, 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम है। मैंने समय मार्क कर लिया था कि 6 बजे के आसपास है। लगभग 11-11:30 बजे दिन में जब मैं उनके उसमें गया, उनके चैनल पे, तो देखा कि आज का वीडियो उसमें अपलोडेड नहीं, यानी कि लाइव हुआ लेकिन उसको बाद में सेव नहीं किया गया। और ऐसा बाबा रामदेव हर बार करते रहे हैं, या उनके सहयोगियों ने उन्हें सलाह दिया होगा कि जब कभी भी आप सुप्रीम कोर्ट या मोदी के खिलाफ बोले तो ऐसा उस वीडियो को लंबा नहीं रहने दें, नहीं तो फिर आपका वो मीम टीम बना करके फिर कई तरह से आपको परेशानियों में डाला जा सकता है। बेसिकली बाबा रामदेव ने कहा कि जिस प्रकार संजय गांधी ने नसबंदी ठोक दिया हजारों लोगों पे, उसी तरह से मोदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने, भाई जो 2014 से लेके अभी अब तक कौन है सत्ता में? अमित शाह है। कौन है सत्ता में? कोई मंत्री है? कोई स्वास्थ्य मंत्री है? क्या किसी स्वास्थ्य मंत्री की इतनी हस्ती है कि वो जो चाहे सो कर ले? नहीं। बीते 12 वर्षों से सत्ता में मोदी हैं, तो जो भी अच्छा या बुरा होगा उसका श्रेय या उसका अपयश मोदी को ही लगेगा। और मोदी के साथ जो बात है, मैं आपको एक कॉमन नाउन में एक बात बताता हूं कि जब नेतृत्व डरपोक हो, संसार भीरू हो, कायर हो, कापुरुष हो और संसार की नकल करता हो, तो मोदी ने 2 सबसे गंदे क्राइम किए थे 2020, 21 और 22 में। सबसे पहला क्राइम था लॉकडाउन का। आप कहेंगे लॉकडाउन कैसे क्राइम हो सकता है? क्योंकि जिसे हम कहते हैं आप दुनिया की नकल कर रहे हैं। भारत का संदर्भ अलग है और दुनिया के लोगों का संदर्भ अलग है। हमारे यहाँ का जो जीवन शैली, जीवन पद्धति है वो अलग है। और उससे भी बढ़ के सोशल डिस्टेंसिंग की बात, जो हमारे सनातन धर्म व्यवस्था के अंदर जो हमारे लिए व्यवहार जो निर्देशित किए गए हैं, वो अपने आप में ही वो सोशल डिस्टेंसिंग सब लोगों पूरी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया। देखो भारत में लोग एक दूसरे का अभिवादन कैसे करते हैं, वो तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, स्वास्थ्य के अनुकूल है, और कोरोना में तो वही सबसे अधिक उपयुक्त है। सारी चीजें होने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग भी हम अन्यान तरीके से मानते रहे। हम किसी आपत्ति काल में, किसी विपत्ति काल में किसी चीज का पालन नहीं करते, हम उसे एक जीवन पद्धति मानकर हमेशा करते हैं जिससे कि विपत्ति और आपत्ति दूर रहे। तो हमारे लिए तो हमारी अपनी जीवन पद्धति का स्मरण दिला देना ही पर्याप्त था, लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने जो हैवॉक क्रिएट किया और उसके बाद कुछ ऐसे उत्पातियों को मौका दे दिया कि वो जानबूझ करके इसका लाभ उठा करके कोरोना वायरस को फैलाए, और दुर्बल लोग इसकी चपेट में आते गए और लाशों का मंजर हमने देखा। लेकिन दुनिया की नकल करनी है, अमेरिका लॉकडाउन लगा रहा है, इटली लॉकडाउन लगा रहा है, चीन लॉकडाउन लगा रहा है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग रहा है। तो मोदी को लगा कि भाई तुम लोग तो छोटे छोटे देश हो, तुम लोगों की जनसंख्या तो सीमित है, देखो मैं कैसे लॉकडाउन लगाता हूँ। इसको कहते हैं संसार भीरू, कापुरुष, डरपोक और नकलची। हमने भी लगा दिया। पूरी दुनिया में बात होने लगी कि वैक्सीन बनाना है, मोदी ने भी कह दिया मैं भी वैक्सीन बनाऊंगा। अरे बाबा, इसके प्रोस एंड कॉन्स को भी तो समझो, लेकिन कर दिया। इसी बात को बाबा रामदेव कह रहे थे कि संजय गांधी की तरह नसबंदी के इंजेक्शन को लोगों में दे ठुकाई कर करके वो एक नरसंहार, एक मास मर्डरर बन गया। मोदी ने भी वही किया, और ऐसा नहीं है कि अनजाने में किया। ये सब लोग जो सियासत के बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं उन्हें सब पता होता है। वो अपने आप को, अपने परिवार को इन बीमारियों से, बीमारी का मतलब इस वैक्सीन गिरोह से, वैक्सीन माफिया से बचा लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को इस आग की भट्टी में झोंक देते हैं। वही किया मोदी ने। एक ऑप्टिक था कि वो पीएमओ अपने रेसिडेंस से निकलना, एम्स में जाना, वैक्सीन लेना और चले आना। वो वैक्सीन था कि क्या था, ये पूरी दुनिया को इसकी सच्चाई कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन कहा क्या गया कि मैंने लिया, तुम लोग भी लो, और करोड़ों की संख्या में लिया, और जिसे लेना है, जिसे मरना है वो मरे। लेकिन उसके साथ साथ एक लागू कर दिया गया, तुम किसी सरकारी दफ्तर में हो, तुम्हें ट्रैवल करना है, देश जाना है, विदेश जाना है, तुम्हारे वीजा रिन्यू करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, तो तुमको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी घर से बाहर ना निकलूं, लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लूँगा। अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती किया जाएगा तो मैं वहीं पर उसका प्रतिरोध करूँगा। अगर इसकी शर्त ये होगी कि अगर वैक्सीन नहीं लोगे तो फांसी लगा दी जाएगी, तो
मैं उसका भी विरोध करूंगा, वहाँ भी संघर्ष करूंगा, लेकिन वैक्सीन नहीं लूंगा। मैंने इन तमाम शर्तों पर मुझे कहीं जाना भी पड़ा हुआ होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैंने वैक्सीन नहीं लिया और अपने लोगों को कहा कि वैक्सीन नहीं लेना है। आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, वो थर्ड पार्टी डेंजर होता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया, आपके अंदर अगर कोरोना वायरस है तो आप दूसरे के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का जो एक विदेशी कह सकते हैं कि कार्बन कॉपी है, उसको हम पे लागू किया जाता है। हम अपने देश में बाबा रामदेव उसी समय से खार खाए हुए, उन्होंने कहा मैंने नहीं लिया। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने नहीं लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों के कहने पे नहीं लिया। मैं बहुत पहले से ही अपना माइंड मेकअप कर चुका था कि मैं कभी भी वैक्सीन नहीं लूंगा। और जितने लोगों को मैं बता सकता था बताया, लेकिन बहुत लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने वैक्सीन लिया। अब उनमें बहुत सारे लोग अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन पद्धति में एक निरंतर सुधार के बल पर वो संभवतः अपने आप को बचाए हुए हैं, लेकिन करोड़ों लोग उस वैक्सीन के कारण मर रहे हैं। ये इतना साइलेंट है, इतना साइलेंट है कि पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा ना कि ढूंढोगे तो तुम्हें कातिल नहीं मिलेगा। ये कातिल कौन है? कोरोना तो आया और चला गया, वो 2-3 सालों में जो उसने लाशों का मंजर दिखाना था दिखा दिया। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, अब जो डांस करते करते कोई गिर जा रहा है, कोई की कुर्सी पे बैठे बैठे गिर जा रहा है, कोई कहीं बैठे बैठे ही लुढ़क जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? इसी वैक्सीन का परिणाम है। जब वैक्सीन की शुरुआत हुई थी, उन दिनों में वैक्सीन बनाने का जो तरीका था वो थोड़ा महंगा भी था और थोड़ा वो लॉन्ग प्रोसीजर वाला था। लेकिन आज क्या हो गया है? आज इसका पूरा प्रोसेस, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं कि आपको एक एक स्टेप पे सारी बातें बताऊं, लेकिन पूरी दुनिया में जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए उस टेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी मोबाइल चलाते हैं, लेकिन अगर हमको कहा जाए कि एक मोबाइल को फ्रॉम स्क्रैच बना के दिखा दो, मैं नहीं बना पाऊंगा। असेंबल करना हो तो भी मुझे कहीं ना कहीं से इसका नो हाउ लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से कोई ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर चीज़ जो उपभोग की वस्तुएं दुनिया में परोसी जा रही हैं उसके लिए उसका एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर उसकी जानकारी कोई दूसरा एक्सपर्ट हमें दे रहा है तो उसके प्रसारण अगर जनहित में जारी है तो मैं करूँगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि सियासत जो है, जैसे अभी वो एक क्या नाम है उसका, बिल गेट्स, वो एचपीवी के लिए वायरस बना रहा है। उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तमिलनाडु उड़ीसा में, क्या हुआ था? सैकड़ों लड़कियां मारी गई थी। तुम किसी एक बीमारी के बचाव के नाम पर जो नौटंकी कर रहे हो, उस नौटंकी का परिणाम क्या निकल रहा है? हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। उसके बाद जब उसको रेगुलर दिया जाएगा तो कितने कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे, और उन कॉम्प्लिकेशंस को जो दुनिया की आबादी है उससे उबरते उबरते कई शतक लग जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ लोगों का मानना है कि डीप स्टेट के लोग यही सोचते हैं कि भाई दुनिया की आबादी कम, तो वो तो खुद भी शामिल, वो भी तो उसमें मरेंगे ना। ये हमारे बस में नहीं है, प्रकृति को जो करना है वो करेगी। लेकिन सियासत में बैठे हुए बाबा रामदेव ने मोदी के ऊपर एक मास मर्डरर का जो आरोप लगाया है और उनकी तुलना संजय गांधी से की है, ये कोई आई गई सी बात नहीं हो सकती, कोई हल्की बात नहीं है, और इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी स्टेनगन लेके आया डी 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 करके और करोड़ों लोगों को मार करके और फिर सत्ता में काबिज हो गया। नहीं, एकदम साइलेंट डेथ हो रहा है। और इसी को कहते हैं समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी शीशा नहीं मिलता। कैसे समझेंगे इस सच्चाई को हम? और जो व्यक्ति सत्ता में बने रह करके इतना डरपोक, भीरू, कापुरुष, कायर और संसार भीरू हो जाए, एक अंतर समझ लीजिएगा। धर्म भीरू व्यक्ति संसार भीरू नहीं हो सकता है। वो फिर वही करेगा जो जनहित में हो, जो जैसे जिसके लिए हमारे यहाँ सनातन में जब हम कोई भी इस तरह का अनुष्ठान करते हैं तो अंत में क्या करते हैं? अंतरिक्ष तक की शांति की कामना करते हैं और प्राणियों में सद्भाव की बात करते हैं, धर्म की जय की बात करते हैं, अधर्म के नाश की बात करते हैं। जहाँ ऐसी बातें होती हैं वहाँ हम धर्म भीरू होते हैं, धर्म से डरते हैं। लेकिन जब हम संसार से लड़ने लगे, हमें नकल किसका करना है? अमेरिका का। नकल किसका करना है? चीन का, रूस का। अरे भाई, वहाँ एक अलग व्यवस्था है। वहाँ पर धर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वहाँ या तो रिलीजन है या फिर मजहब है, या इन दोनों में कोई नहीं है। रिलीजन क्या है? वो दुनिया को एक बाइनरी में देखती है, अस वर्सेस अदर्स। मजहब उससे भी खतरनाक बाइनरी में दुनिया को देखती है, हम या तुम। हम और तुम नहीं, बस हम, तुम तो हो ही नहीं।
ऐसे में उनके विवेक, उनकी बुद्धिमत्ता के साथ अगर प्रतियोगिता करोगे तो फिर मास मर्डरर ही बनोगे। और बाबा रामदेव अगर इस बात को कहेंगे तो उन्हें उस समय तो आवेश में कह दिए, लेकिन उनके सहयोगी, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक अगर कहेंगे कि बाबा इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए तो कर देंगे। लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है, इसीलिए मैं उसी आधार पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर कुछ आने वाला लीगल कंसिक्वेंसेस होगा तो मैंने इसीलिए डेट बताया 2 मई लाइव प्रसारण बाबा रामदेव का, और ठीक 5:45 से लेकर 6:15 के बीच का वीडियो। अगर उनके पास सुरक्षित होगा, स्वाभाविक है उनके पास हो, या किसी ने रिकॉर्ड कर लिया हो तो उसे देख सकता है, लेकिन उनके चैनल पे तो नहीं है। तो मैं इस बात को कहूँगा। अब इसके दूसरे हिस्से में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, बाबा रामदेव ने मोदी को मास मर्डरर कहा। पूरी दुनिया में वैक्सीन लेने का एक सिलसिला है, उनका अपना एक तरीका है। हम अपने देश में अपने तरह से काम करेंगे। हम पूरी दुनिया के, हम जो भारत को विश्व गुरु कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं कि केवल धन के मामले में, जीडीपी वगैरह के मामले में हम सबसे, भौतिक मामले में हम सबसे ऊपर है, इस कारण से हम विश्व गुरु नहीं हैं। हम लोगों को शांति प्रदान करते हैं, इसलिए हम विश्व गुरु हैं। यहाँ आकर के लोगों को संसार का जो संसार रूपी जो ज्वालामुखी लगातार फट रही है, उस विस्फोट से जो भागे हुए लोग हैं उन्हें राहत मिलती है, इसलिए हम विश्वगुरु हैं। आपको आगे वैक्सीन में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर आने के पहले मैं आपको बता दूं, संभवतः 1997 या 98 की बात होगी। क्या नाम है, डेनमार्क कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से 4-5 लड़कियां भारत आई थी और उन्होंने पीएचडी करना था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोई उनका एक पेपर था जिसके ऊपर उनको एक थीसिस लिखना था, और इसमें उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को चुना था। और उस समय चूँकि वाजपेयी प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए रह चुके थे और फिर बनने वाले थे, ऐसा कुछ पीरियड था, और आडवाणी और ये सारे लोग, तो उन्हें कांग्रेस के लोगों से भी बात करना था, लेफ्ट के लोगों से भी बात करना था, और भाजपा के लोगों से भी बात करना था। भाजपा के लोगों से बात करने के लिए जो माध्यम बना व्यक्ति, वो अरुण शौरी, मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ रहा था उन दिनों। तो अरुण शौरी ने उन्हें हमारे ऑफिस भेज दिया। हमारे ऑफिस से मेरा मतलब मेरा व्यक्तिगत ऑफिस नहीं, वॉइस ऑफ इंडिया जहाँ मैं कॉपी एडिटर हुआ करता था। क्योंकि चूँकि यहाँ से आडवाणी से मिलना हो या फिर बाकी के संघ के नेताओं से मिलना हो तो एक चैनल के रूप में हम काम कर रहे थे। और चूँकि मैं कॉपी एडिटर ही नहीं था, वहाँ पर जितने भी लेखक या आगंतुक आते थे उनसे इंटरेक्शन करना भी मेरे जॉब का एक हिस्सा था। तो मेरे साथ बैठी थी वो लड़कियाँ, तो तमाम तरह की बातें होने लगी। तो मैंने इस अवसर को एक इस रूप में लिया कि चलो भाई, तुम अगर भारत आई हो तो तुम्हें भारत के विषय में कुछ जानकारी देता हूँ, जिससे कि तुम यहाँ से जाओ तो तुम्हें कुछ सुखद स्मृतियाँ रहे। तो उन लोगों ने मेरे साथ एक आर्गूमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, इस ऊंचाई पे है, उस ऊंचाई पे है, लेकिन हम यहाँ जाते हैं जब सड़कों पर तो वे हमारे कपड़े देखते हैं, हमारे अंगों को देखना चाहते हैं। तो मैंने पहले तो कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये बात है। फिर मैं ये भी कहा कि देखिए, आपने जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं उस तरह के कपड़े हमारे यहाँ नहीं पहने जाते हैं। अब दुर्भाग्य देखिए कि उसी तरह के कपड़े अब हमारे यहाँ पहने जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ठीक है, इस कारण से लोग देखते होंगे, लेकिन अचानक मेरे मन में एक तरह का कह सकते हैं कि एक उपमा आई। मैंने कहा कि भारत को आप कुछ इस रूप में देखिए कि भारत में अगर कोई बहुत कीमती दुर्लभ वस्तु मिलती है, बहुत मूल्यवान या अमूल्यवान वस्तु मिलती है जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, तो आप उसकी तुलना एक छोटे स्तर पे, मैंने कहा कि कोयले के खदान से ही हीरा निकाला जाता है। तो हीरा जब हम निकालते हैं तो कोयले के खदान में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोयले के खदान में गए और आंख बंद करके किसी भी पत्थर पे हाथ डाल दिया और हीरा ही निकलेगा। नहीं, उसके लिए अनुसंधान करना पड़ता है। उस अनुसंधान में शरीर पर, हाथ में कोयले की छाप लग जाए तो इसे अतिशयोक्ति नहीं कहते, बल्कि इससे एक सामान्य प्रक्रिया कहते हैं। तो आप भारत आए हो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज़ एक दुर्लभता के ऊंचाई पर है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको हीरे की खोज में कोयले के संपर्क से होकर गुजरना पड़ेगा। और दे वर सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा कि नो, जस्ट वी गॉट योर पॉइंट। जो भी हो, मैंने ये संदर्भ दिया। तो भारत का संदर्भ एकदम अलग है, पूरी दुनिया से निराला है। यहाँ पर इन चीज़ों को करना आंख बंद करके करना। अगर अभी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के विरोध ना हुए होते तो माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट अभी 1-2 महीने पहले भारत आया था, तो उसका अगर विरोध नहीं हुआ होता
तो आज मोदी गलवैया कर करके उसके साथ भी कहीं पर झूला झूल रहे होते, कहीं पर नौका विहार कर रहे होते, और उसको एक फ्री हैंड मिल जाता कि भारत में वो HPV वायरस का वो वैक्सीन लगवा देता लड़कियों में, और फिर करोड़ों की संख्या में एक मास मर्डर का फिर एक नया चेहरा बन जाता। और फिर हम कहते कि सियासत हम कभी चेहरा नहीं मिलता और कभी शीशा नहीं मिलता, और सियासत हमको ये सच्चाई समझने नहीं देती है। लाशों का मंजर तो दिखाई देता है, लेकिन हमें कातिल नहीं दिखाई देता। कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, और चूंकि वो कातिल ऐसा नहीं है जो एक झटका में लोगों को मारे, वो तो मजहब वाला कातिल है जो हलाल करके मारता है, धीरे धीरे मारता है और मारता चला जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है। कोई शादी समारोह में गाना गाने जा रहा है, डांस करने जा रहा है, लोगों से मिलके हंसी ठिठोली कर रहा है, और अचानक उसी हंसी ठिठोली में वो धड़ाम से गिर जाता है। और ये गिरने वाले वीडियो तो छन करके, जिसे हम कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग के रूप में हमारे सामने आता है। ऐसे करोड़ों और लाखों केसेस हैं जो हमारे सामने न्यूज बन करके भी नहीं आते, क्योंकि उनका प्रमाण नहीं होता, उनकी चर्चा नहीं होती, अखबारों में वो न्यूज नहीं छपता। बस कोई था, चल बसा। कारण कौन था? उसके पीछे का विलेन कौन था? उसके पीछे का विलेन था वैक्सीन फार्मा माफिया, वैक्सीन माफिया, जो पूरी दुनिया को अपने इस डांस मैकेबर में नचा रहा है। लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं, यानी देश का जो नेतृत्व है, वो तो सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार है, और उन्हें अगर हम बाइज्जत बरी कर देते हैं तो गलत होगा। तो कौन आवाज़ उठाएगा? हमारे जैसे लोग सच्चाई बताएंगे, लेकिन जिनका इन्फ्लुएंस समाज में बहुत अधिक है, यानी बाबा रामदेव। वे क्या करेंगे? वे इस सच्चाई को मुखरता से रखेंगे, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं डर है भैया। कल को फिर से वो सुप्रीम कोर्ट का, जिसको कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट से फिर माफ़ीनामा मांगने की जो प्रक्रिया शुरू होगी, इस भय से, फार्मा और वैक्सीन गिरोह और माफिया के भय से बाबा रामदेव ने बातें तो कह दी आवेश में, लेकिन फिर वीडियो को उसमें रहने नहीं दिया। लेकिन चूंकि मैं आई विटनेस हूँ उसका लाइव प्रसारण का, इसीलिए मैंने इस बात को कही। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ वैक्सीन को लेकर के। अब मैं थोड़े संक्षेप में आपको बता दूं कि वैक्सीन क्यों हानिकारक है। वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रियाएं पहले थी और आज भी कहीं कहीं किसी किसी केसेस में होती हैं, वो दूसरी होती है, जिसमें हमारे यहाँ वो एक फेक वायरस बना करके और उसके अंदर कुछ इस तरह की दवाओं का जैसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन किया जाता है कि जो वायरस आए उस अटैक से वो हमें बचा सके। वो प्रक्रिया एक अलग अलग है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब आकर के जो वैज्ञानिक हैं, मेडिकल साइंटिस्ट जो हैं, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना है कि भाई लगभग 9000 के आसपास केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है अलग अलग अर्थों में एक एक वैक्सीन बनाने में। उनका खुद का कहना था कि मैं अगर यहाँ पर उनका नाम लेकर के, कई लोगों का नाम इसलिए भी नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं, ठीक है, उनसे अगर बात करके लूँ तो बात अलग है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो जब खुद सुन रहे थे कि वैक्सीन कैसे बनाया जाता, तो बोले कि कहीं भ्रम ना हो, 9000 तो नहीं, 900 हो सकता है। अरे 900 भी बहुत अधिक है भाई। अरे 90 होगा, 99 होगा, 100 होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तमाम वो वायरस को शरीर में लंबे समय तक रखने की प्रक्रिया के तहत जो उसका मेडिसिनल या थेराप्यूटिक वैल्यू जो उसके अंदर इनग्रेव किए जाते हैं, इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, वो तो बहुत अलग मामला है। उसको उस शरीर में रखने के लिए और तमाम तरह से उसको एक तरह से कहा जाए कि लंबे समय तक शरीर में रखने के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल्स दिए जाते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के लिए इतने खतरनाक है, विशेष करके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए और तमाम अंगों के लिए, कि उनका रहना ही हमारे लिए जीवन को एक तरह से कह लें कि जीवन के ऊपर खतरे के रूप में मंडराता है। अब उसमें से कुछ एक चीज़ों का नाम लूँगा मैं। हर वैक्सीन में एल्यूमिनियम रहता है, और कोरोना की बात को आप लेके चले, रहेगा ही रहेगा। और इसको आप RTI कर लें, फलाना कर लें, ढिमकाना, मरकरी रहेगा। एसीटोन जिसे हम नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो रहता है। फिनाइल रहता है, जो जिसे कहते हैं ना कि क्या उसको कहते हैं भाई बच्चों का एबोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भपात। तो एबोर्टेड बेबी का जो सेल टिश्यू होता है उसे डाला जाता है। ऐसे कितने ही चीज़ें हैं, लेकिन ये सब के सब जो हैं, एक तो गंदे हैं, खतरनाक है, ये तो बात अलग है, गंदे हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सभी हमारे अलग अलग अंगों के, मरकरी
हमारे यहाँ कहा जाता था कि अगर थर्मामीटर टूट जाए तो उसको कहीं पे ऐसी जगह दबा दो, गड़ा दो कि वो फिर किसी के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि अंदर चला गया तो हानि करेगा। ठीक है, उनको वो जितने भी केमिकल्स उसको बड़े तरीके से करीने से प्रोसेस करके डाला जाता होगा, लेकिन कहने का मतलब जहर तो जहर है, कितना भी प्रोसेस कर दो तो जहर होगा। कैंसर के इलाज में जब कीमोथेरेपी दिया जाता है, जो कि एक जहरीला प्रोसेस है, तो देखते हैं कि शरीर के सारे बाल झड़ जाते हैं, आदमी का वजन कम हो जाता है, उसके जीवन शक्ति कम हो जाती है। और आपको बता दूं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में मैं यहाँ कहता चलूँ आपको, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस है, जिसको यक्ष्मा कहते हैं। हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियों के जो रोगाणु विषाणु हैं वो छिपे रहते हैं, और लोगों को कहा जाता है ना कि जिसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, चले एड्स की बात कर लेते हैं, तो अगर एड्स से वो मर गया, एड्स से कभी कोई नहीं मरता। एड्स है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसका कोई वैक्सीन नहीं बना, जिसकी कोई दवा नहीं बनी, लेकिन कहीं कहीं पे हल्के हल्के में बहुत लोगों ने तमाम तरह से गौमूत्र से और पंचगव्य से तमाम तरह के दावे किए, यहाँ तक कि गंगा जल इत्यादि या गंगा जी में पाए जाने वाले तमाम चीज़ों से बना करके अलग अलग दावे बीच बीच में कई बार आए, लेकिन वो लोकप्रिय इसलिए नहीं हो सका क्योंकि एड्स के इलाज करने वाले लोग उसका इलाज जब तक नहीं ढूंढते हैं तब तक वो जीवन रक्षक दवाओं के नाम पर जो खतरनाक व्यापार कर रहे हैं, उन व्यापारियों ने कभी इन चीज़ों को आगे आने नहीं दिया। चलिए उसका इलाज नहीं, लेकिन एड्स के कारण लोग मरते कैसे हैं? एड्स के कारण लोग इसलिए नहीं मरते कि एड्स मारता है। एड्स करता क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। हमारे जो हम उसे अपनी इम्यून सिस्टम को एकदम जैसे कहते हैं दुर्बलतम कर लेने की अवस्था में जब हम उस कोई ऐसी चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं, तो जब हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो गया तो मामूली से मामूली बीमारी मार दी जाती है। और वैज्ञानिकों का अनुसंधान कहता है कि जो ट्यूबरक्यूलोसिस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ छिपे होते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी हो, वो अलग अलग कोट बना करके हमारे शरीर के लंग्स के अलग अलग हिस्सों में जा करके छिपे रहते हैं, लंबे समय तक छिपे रहते हैं, जब तक कि कोई बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से शरीर का, जिसे कहते हैं, कायाकल्प ना कर लिया जाए। तो जैसे ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव हो जाता है, सर्वथा और पूर्ण अभाव हो जाता है, तब यही ट्यूबरकुलोसिस का जो कीटाणु है वो निकल करके शरीर को मारना शुरू कर देता है। एड्स किसी को नहीं मारता है, टीबी से लोग मर जाते हैं, कोई मामूली सर्दी खांसी उससे मर जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास इम्यून सिस्टम है नहीं। उसी प्रकार से ये जो कोरोना वायरस हो, ये वायरस हो, ये इन्फ्लुएंजा हो, वो इन्फ्लुएंजा हो, ये तमाम जो वायरस हमारे शरीर में रहते हैं। कोई वैक्सीन अगर बनाया जा सकता हो इस रूप में जो निर्विवाद रूप से किसी तमाम तरह के उन केमिकल से रहित हो, तब तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। और वो भी ऐसे ऐसे केमिकल, एल्युमिनियम मरकरी एसीटोन फेटल बोबाइन सीरम, एबॉर्टेड फिनाइल बेबी, एबॉर्टेड बेबी सेल टिश्यू। मैं अगर लिस्ट पढ़ने चलूँ तो कम से कम अभी आपके सामने 90-95 तो पढ़ ही दूंगा, लेकिन उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इन सारे कारणों से जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वो हमारे शरीर में उसी प्रकार से रहता है जैसे वो टीबी का जो कीटाणु है वो रहता है, और आने वाले समय में अचानक से हमारे ऊपर अटैक कर देता है। जैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है और थोड़े भी हम दुर्बल बनते हैं, हमारी जीवन शैली जैसे ही ढीली पड़ती है, हम अपने जीवन में थोड़े बहुत भी अनियंत्रित होते हैं, खान पान से लेकर के अपने आचार विचार में, तो वो जो हमारे अंदर छुपा हुआ वायरस है उसके अंदर जो इनग्रेव्ड इंग्रेडिएंट्स इनकॉर्पोरेटेड जो केमिकल्स है वही हमें मार देते हैं। और बहाना क्या बनता है, वो तो बहुत कि भाई तो बहुत एकदम बॉडी बिल्डर था, वो तो एक गरबा का डांस कर रहा था, ऐसे वैसे डंडा पिटका रहा था, और पिटकाते पिटकाते धीरे 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 करके वो नीचे गिर जाता है। वो तो चुपचाप अपने टेबल पे बैठ के काम कर रहा था, थोड़ी देर पहले कॉफ़ी पिया था, और फिर वो कलम लिए सामने लुढ़क जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि हम उस वैक्सीन में जो इनग्रेव्ड केमिकल्स हैं उसके प्रहार से हमारे अंग जो हैं, हमारे अंग जिसे कहते हैं हमारे अंदरूनी अंग भंग हो जाता है और हम समाप्त हो जाते हैं। तो क्यों लें भाई, इसके विकल्प की तलाश क्यों ना करें? जब बाबा रामदेव ने कोरोनिल किट बनाया था, मैं कोई ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव का कोई समर्थक हूं और उनका हिमायती हूं कि नहीं भाई कोरोनिल किट को बेचा जाए, कि नहीं, मैंने नहीं लिया कभी उनका कोरोनिल किट का सेवन नहीं किया।
ठीक है, वो अपने देशी इलाज के तहत ही मैं चलता रहा। अरे वो हम तो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, मतलब कार्बनिक चीज़ों को अगर लिया जाए जो स्वाभाविक नेचर में उत्पन्न होने वाले। मैं बाजार भी जाता हूँ तो मैं जानबूझ करके उस सब्जी वाली या उस सब्जी वाले को ढूंढता हूँ जो टेढ़े मेढ़े सब्जी ला करके बैठा हो। क्यों? क्योंकि उससे हमको कम से कम इस चीज़ का तो आश्वासन मिलता है कि इस पर किसी केमिकल का छिड़काव करके इसको रातों रात बड़ा नहीं किया गया है। क्योंकि जो लोग केमिकल का छिड़काव करते हैं उनके यहाँ जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें बड़े साफ सुथरे, लंबे लंबे, देखने में अच्छे अच्छे और महंगे भी मिलते हैं। और जो थोड़े लोग अपने घर में कहीं लगा दिए, अपने आप कुछ हो गया, अचानक बाजार पहुँच गए, वो साप्ताहिक बाजारों में वैसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन बात जब जब कभी भी वैक्सीन की होगी, अभी तो एक कोरोना आया था, ना जाने आने वाले समय में क्या क्या आएगा, हम रहें ना रहें, आज से दशकों बाद क्या क्या, पर लेकिन ये चेतना तो रहेगी। जिस चेतना की जिस चेतना का प्रसार मैं कर रहा हूँ वो चेतना रहेगी। क्योंकि दुनिया में नकारात्मकता के बादल चाहे सूर्य को कितने भी लंबे समय तक ढके रहे, वो बादल तो छटेंगे। सूर्य का प्रकाश ही सत्य है, बादल तो आनी जानी है। तो ये चेतना रहेगी, और ये चेतना रहेगी तो प्रतिरोध रहेगा, और ये प्रतिरोध रहेगा तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हर मोड़ पे जो लाशों का मंजर है उसके पीछे का कातिल कौन है। सियासत जो हमें सच्चाई हमसे छुपाती है, तो हमें वो चेहरा और दर्पण दोनों ढूंढना पड़ेगा। आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर हम आगे भी बात करते रहेंगे।